हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एज अ टॉपिक तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए और हो जाना चाहिए। और जो इसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो आपके सिलेबस में नहीं होता तो बच के मतलब लार्जली बचे रहते हैं। क्वेश्चन फिर भी कुछ कुछ अजीब से मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा नोटिस किया गया आ ही जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई सर पैर ना हो हमारे सिलेबस से। ठीक है, उससे हम परेशान नहीं होंगे। कुछ कर तो सकते नहीं। ऐसा तो नहीं कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी पढ़ने बैठ जाएंगे हम लोग। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें क्लियरली पता ही था कि टकराती थी। क्या कहते हैं, ये डायग्राम में पता ही होता है कि ऐसे टकराती थी रेज, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके दूसरे टर्मिनल पे जाता है तो इफेक्टिवली एक करंट डेवलप हो जाता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट हो जाता है। उस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी हमारे लिए समझने वाली वो थी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड की जगह नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो दूसरे टर्मिनल पे पहुंचते नहीं है ना। तो इजेक्टेड और रीचिंग में फर्क होता है, ये वाली बात हमें समझनी होती है। आगे चलते हैं, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस पोलैरिटी में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, जिस पॉइंट पे आप रेज इट कर रही हो नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हो आप, तो इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सिव फोर्स लगती है ऐसे, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, दूसरे टर्मिनल पहुंचने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस केस में जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग रिटार्डिंग, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं हम इसे। तो इस केस में एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हो जाता है और ये आपके करंट को बढ़ाता है टिल अ पॉइंट इट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एसेंशियली जो बात आपको याद होनी चाहिए वो ये ग्राफ एक याद होना चाहिए कि अगर बिना कोई वोल्टेज लगाए करंट आई नॉट है तो वोल्टेज बढ़ा के करंट मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात जो हमारे सामने आती है कि अगर आप दूसरी डायरेक्शन में इस पोटेंशियल डिफरेंस को लगा दें, इस पोलैरिटी से लगा दें, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इलेक्ट्रॉन पे कैसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला उसको वापस अपनी तरफ खींच लेगा। तो रिटार्डिंग होगा, अट्रैक्टिव एक्सेलरेटिंग होगा, रिटार्डिंग होगा। पहले आपको समझ आ जाए पोटेंशियल डिफरेंस इस पोलैरिटी का मतलब क्या होगा। और फिर आपको ये बात समझ आनी चाहिए जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते चले जाओगे ये वीसी के बराबर आ जाएगा। और ये जो वीसी है इसका एक रिलेशन हमारे पास होना चाहिए, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, दैट ईवीसी इज इक्वल टू केई मैक्स, है ना। वैसे बाद में आएगा बट अभी आप जैसे कट ऑफ वोल्टेज वाली बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ ग्राफ है। तो ये ग्राफ हो जाता है वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, कुछ इस तरीके से आ जाता है। दूसरा जो वेरिएशन होता है इंटेंसिटी वेरिएशन से होता है। इंटेंसिटी का मतलब एसेंशियली ये था कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इसे स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, तो इन दैट केस हमें क्या समझ आता है, करंट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा फोटॉन्स इजेक्ट होंगे, जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे और उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन दूसरी टर्मिनल में पहुंचेंगे। ठीक है, दैट इज द फीलिंग। बहुत सिंपल सी कहानी है। ग्राफ इसका करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया जाए तो ये ऐसा ग्राफ आता है। करंट वर्सेस इंटेंसिटी बोल लो या करंट वर्सेस नंबर ऑफ फोटॉन्स हिटिंग पर सेकंड बोल दो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाता है। सिंपल सी कहानी। और इंटेंसिटी अगर ज्यादा होने से ये बात समझने आती है हम लोगों को, इंटेंसिटी ज्यादा होने से अभी कट ऑफ वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आता। किसमें फर्क नहीं आता, कट ऑफ वोल्टेज में। जबकि आपकी करंट में जो नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट है बिना पोटेंशियल वो बढ़ जाती है, और जो मैक्सिमम करंट है क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो कट ऑफ वोल्टेज है इसमें फर्क इस वजह से नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि के मैक्स में कोई चेंज नहीं आता विद द इंटेंसिटी। ये एक पार्टिकल नेचर ऑफ वेव का प्रूफ भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ करंट में जो वेव है वो पार्टिकल की तरह, लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। क्योंकि इंटेंसिटी से एनर्जी में चेंज आना चाहिए था, बट फोटोन की एनर्जी में एच न्यू का फॉर्मूला है, उसका इंटेंसिटी से कोई रिश्ता नहीं है। तो उस तरीके से इंटेंसिटी का एनर्जी ऑफ फोटोन से रिश्ता नहीं। समझ रहे बात को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोटो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्या सिचुएशन होगी, ये बात हमारे सामने आती है। तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये आता है कि ये ग्राफ आता है इस तरीके से, एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी को। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी से कम तो, इस फ्रीक्वेंसी से कम तो क्या कहते हैं, एमिशन ही नहीं होता, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही बोल देते हैं, इससे ज्यादा वेवलेंथ पे एमिशन नहीं होता, इससे कम ही वेवलेंथ होनी चाहिए। दोनों तरीके से सोच सकते हैं। ये ग्राफ आता है विच टेल्स मी कि आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है हमारे सामने, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू phi naught plus ke max, which means h nu is equal to phi naught plus ke max. H nu is the energy of the photon, phi naught is the work function plus kinetic energy की maximum value. Is that okay? ठीक है, that is fine. उसके अलावा कुछ कुछ मैंने बीच में बकवास बताई कि ke max क्यों बोलते हैं, ke क्यों नहीं बोलते, वो सब बकवास है। और अगर हमें ये समझ आता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, अगर इस I वर्सेस V के ग्राफ को देखें हम लोग, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट वर्सेस V के ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन रिजेक्टेड तो सेम ही है, तो नंबर ऑफ फोटोन रिजेक्टेड, मैक्सिमम करंट आपका रिजेक्टेड वाले से डिपेंड करता है, वो तो सेम रहता है। ठीक है, और जो कट ऑफ वोल्टेज है वो कम हो जाती है। कट ऑफ वोल्टेज कम क्यों जाती है, मतलब बढ़ जाती है, सॉरी, वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअली बढ़ जाती है एज पर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो बस ऐसी कुछ कहानी है। अब बस इसमें कुछ ऐसी बातें थी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस पार्टिकल नेचर सिखाता है, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे भी एमिशन हो जाता, तो अगर वेव नेचर होती तो वेव नेचर तो बहुत इंटेंस वेव कम फ्रीक्वेंसी की भी रख सकते थे, है ना, तो वहां पे एमिशन हो जाना चाहिए था, तो उससे फॉलो नहीं हो रहा। और काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये भी बात हमने बोल दिया, पार्टिकल नेचर है इंस्टेंटेनियस एमिशन, क्योंकि हम वेव नेचर में देखते हैं जो एमिशन होता है बहुत लंबा समय लेना चाहिए था, उतना लंबा समय नहीं ले रहा है, दैट इंप्लाइज की इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर को प्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बेसिक थ्योरी हमारे सामने थी। कुछ फिर प्रॉब्लम्स थी, वो तो ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स में तो कुछ था नहीं खास, मतलब अगर मैं एक आध प्रॉब्लम बोलूँ तो इसमें बस ये था कि रेज हिट करी तो इससे कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका पोटेंशियल बढ़ता बढ़ता एक बार वो जो कट ऑफ वोल्टेज तक पहुंच के फिर बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के वापस ही आ जाते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग थी। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, कुछ फालतू क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, कुछ उसका इतना रेलेवेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं जो थ्योरी वाली जो हमारी बात है, जो शॉर्ट नोट्स में हमारे होनी चाहिए, वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब अगेन देखो, क्या ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए नहीं करने चाहिए जो अपनी क्लास में किए थे, सुपर डुपर तरीके से करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रिवीजन करते समय बच्चे एक गलत काम क्या करते हैं, वो कुछ नया पढ़ने लग जाते हैं, वो काम कभी नहीं करना चाहिए हमें रिवीजन करते समय। उससे क्या होता है, जो हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, वो हमारा पिक्चर में नहीं आ पाता। क्योंकि अगर हमें जो चीज आती थी, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं आप टॉपिक को बेस लेवल से ग्राउंड अप से डेवलप नहीं कर रहे, रिवीजन करने का मतलब सिर्फ इतना, जो चीज आपके आती थी आप इंश्योर कर रहे हो कि वो आपको दोबारा आ जाए। आप कोई नई चीज नहीं सीखना चाह रहे, आपकी औकात ही नहीं नई चीज सीखने की। अभी 20 दिन बचे हैं पेपर के अंदर, 20 दिन में नई चीज क्या सीख लोगे? और मान लो 20 दिन में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बिल्कुल 20 दिन में तुम 4 चैप्टर नहीं कर सकते हो, 5 चैप्टर नहीं कर सकते हो, 4 ही कर सकते हो, एक चैप्टर में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। 1 हफ्ते को तुम कट डाउन करके 5 दिन भी कर लोगे तो 4 चैप्टर ही होंगे 20 दिन में। 4 चैप्टर 20 दिन में 4 नए चैप्टर करने की जगह क्या बेटर है, 40 चैप्टर रिवाइज कर लो ना। 4 नए चैप्टर करने की जगह क्या बेटर है, 40 चैप्टर रिवाइज कर लो, उनके क्वेश्चन करने की पॉसिबिलिटी बेटर क्रिएट कर लो। और रिवीजन करते समय क्या करना है हमें, जो चीज हमने करी हुई थी, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ था, उस पर दोबारा से पक्के पकड़ बना लेनी है हमें। ठीक है ना, ये एक स्टेप है रिवीजन में। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं कर। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय हमें लगता है कि वो क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करें जो क्लास में किया है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बट क्या आपको सारे क्लास के क्वेश्चन मुंह जबानी याद है? यहां पे गलती है। आप जो चीज आपने करी, जिसमें आपने टाइम लगाया, जिसमें आप ऑलरेडी 5 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, आप उसकी सारी सीढ़ियां कवर नहीं करना चाह रहे और आप चाह रहे हो कोई नई 12 सीढ़ियां और चढ़ते हैं, 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं, तो ये बात है। बट अगेन जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं, अपने लेक्चर में थ्योरी को आपने रिवाइज कर लिया, आपने जो लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे इंश्योर कर लिया कि आपको क्वेश्चंस पता चल गए क्या थे, उनके सॉल्यूशंस और क्या होना था उनमें। अब आपका स्टेप आता है कि अब आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है कि जो आपने गेन किया है वो क्या रेलेवेंस है उसकी।
तो उसके लिए टेस्ट करते समय हम क्या करते हैं, पीवाई को सॉल्व करने हैं। ये 3 स्टेप का रिवीजन जो इंसान फॉलो करेगा वो इंसान रिवीजन के प्रोसेस को क्रैक कर देगा। जो इंसान इस रिवीजन के प्रोसेस को कुछ अलग तरीके से कर रहा होगा तो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाएगा प्रोसेस, एंड इट माइट टेक लॉन्गर टाइम एंड यील्ड लेसर रिजल्ट। दैट इज द ओनली चैलेंज। ऐसा नहीं है कुछ गलत सही नहीं होता, मेरे को इस प्रिपरेशन में ना बहुत गलत गलत काम करके भी लोग बहुत सही से रिजल्ट लेके आ जाते हैं, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली में क्या होता है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं इट इज जस्ट अबाउट एफिशिएंसी, कि सबसे ज्यादा रिजल्ट सबसे कम काम में क्या आ सकता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है। ठीक है, मोक्ष आपकी आवाज आ रही है बेटा बार बार ना बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये बेसिक सिचुएशन है। तो आई होप ये हमें समझ आ रही होगी बात। अगेन अगेन डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर मास ऑफ द प्रोटॉन, हाइपोथेटिकल मास, कुछ की होता नहीं है ऐसे मास ऑफ द प्रोटॉन, बट हम हाइपोथेटिकली मानना चाहते हैं तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो विच बेसिकली ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट दैट मोमेंटम ऑफ अ लाइट वेव क्या हो जाता है, mc। mc बेसिकली क्या हो जाता है, E/c हो जाता है, विच इज ऑल्सो h by लैम्डा। तो बेसिकली ये क्लासिकल इक्वेशन है। मोमेंटम जनरली पार्टिकल का होता है और लैम्डा जनरली वेव का होता है। ये क्लासिकल इक्वेशन है, दोनों को रिलेट करती है, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो एक लाइट वेव का आपको मोमेंटम पता चल जाता है इससे। इज दैट ओके? यही रिजल्ट बाद में भी डी ब्रोगली वेवलेंथ में भी हमारा ऐड ऑन हो जाएगा, बट दिस इज द बेसिक रिजल्ट जो यहाँ से डेवलप होता है, जो रिजल्ट डेवलप होता है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद फिर तो इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन ही है कुछ नहीं। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? रेडिएशन की वजह से जो फोर्स लगती है प्रेशर लगता है, तो सिंपली फोर्स का है E/c और प्रेशर का है I/c। ये तब है जब 100% एब्जॉर्बिंग वॉल हो। अगर 100% रिफ्लेक्टिव हो जाती है तो 2E/c हो जाती है फोर्स। ठीक है, और जो मतलब 2E/c मतलब सॉरी P/c ना, E/c तो चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, E/c चेंज इन मोमेंटम हो जाता है आपका, और P/c और 100% रिफ्लेक्टिंग जब वॉल हो जाती है तो 2E/c या 2P/c या 2I/c ऐसे वाला एक रिजल्ट हो जाता है हमारे प्रेशर, फोर्स और उसके, क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, प्रेशर और फोर्स, फोर्स और प्रेशर। ऐसे वो तीनों ही पता होने चाहिए हमें एक्चुअली में। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि भाई ये मोमेंटम फोटोन टकरा के वापस आ गया, इसकी इतनी एनर्जी थी, उस जो दूसरा पार्टिकल उसे कितना फोटोन मोमेंटम मिलेगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से डायरेक्टली हो जाता है ना। तो आपको पता है कितना मोमेंटम चेंज हुआ फोटोन का, उतना मोमेंटम उस पार्टिकल का चेंज हो जाता है। नहीं समझ आई बात? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना फिर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। 50% ऑब्जॉर्विंग ऐसी समझाने वाली बात थी। तो उसके अलावा तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो उनका कोई एज सच थ्योरी नहीं है कुछ भी। एक इसमें ये वाली बात हो रही थी जो कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है किसी रेडिएशन का, तो रिफ्लेक्शन होते समय अगर एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सीधे 2I/c नहीं कर सकते या 2E/c नहीं कर सकते चेंज इन मोमेंटम को। क्यों? क्योंकि अगर किसी एंगल पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम वही कॉमन नॉर्मल वाला रिफ्लेक्शन लेते हो ना अब। एक ये कहानी है। दूसरी बात इसमें ये भी आ जाती है कि सिर्फ मोमेंटम चेंज की बात नहीं थी, मोमेंटम चेंज तो एक डायरेक्शन में हो रहा था, उसका भी कॉम्पोनेंट लेना पड़ता है हमें कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाए सारा का सारा मोमेंटम चेंज। ठीक है, अगेन ये थोड़ी अजीब सी बात है, मेहनत वाली बात है थोड़ी, इसको ना मतलब आप देख लेना, आपको आपने पहले किया है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब अगर आपको पहले समझ आया तो देखो वही अगेन देखो मैंने कैसे डिसाइड किया। अभी मैंने कहा कि यार ये वाली जो चीज है शॉर्ट नोट में होना कंपलसरी नहीं है, तब ठीक है अगर आपको तब समझ आ गई थी जब आपने पढ़ा था। बट अगर तभी आप कंफ्यूज थे इस बात में, तो आज की डेट में आपको इसको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पिल जाओगे फ्री में इसमें। क्योंकि फॉर्मूला तो ऐसा है नहीं जो याद कर लोगे, लॉजिक ही है जो करना पड़ेगा, और लॉजिक में पिल जाओगे इसमें। इज दैट ओके? ठीक है, अब बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर की। डुअल नेचर ऑफ मैटर में क्या है, लैम्डा डी ब्रोगली इज इक्वल टू h/p। हमें जनरली मैटर का मोमेंटम पता होता है, mv हमें पता है, मास इनटू वेलोसिटी। h/p अगर हम करेंगे तो लैम्डा डी ब्रोगली, हमें वो जो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बोल देते हैं, उसकी वेवलेंथ, मैटर की भी पार्टिकल की भी वेवलेंथ कुछ हमें पता चल जाती है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट से एक्सेलरेटर है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है, 12.27 बाई रूट v वोल्ट। अब ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए नहीं है फॉर्मूला ये, कि प्रोटॉन के लिए पेल दो इसे, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी अगर आप उसे v वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम ऐसे कुछ उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी। बकवास बकवास बकवास। ये एक देखो थर्मल न्यूट्रॉन वाली कहानी थी। थर्मल न्यूट्रॉन वाली कहानी क्या थी, बेसिकली अब कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है।
एच बाई पी करना है ना आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, और मोमेंटम अंडर द रूट 2m ही होता है। मोमेंटम जो होता है अंडर द रूट 2m ही होता है। अगर हमें पता है तो बात ये समझ आ रही है बात। लैम्डा डी ब्रोगली के लिए हमें एच बाई पी करना है और हमें ये समझ आ रही है एच बाई 2m ही होता है। अब रूट 2m ही, अब इसमें ई जो है हो सकता है कि थर्मल न्यूट्रॉन बोला हुआ है, तो बस वो एनर्जी वाला जो टर्म है वो कहां से निकाल रहे हैं हम लोग, थर्मल एनर्जी 3/2 kT से। कहां से निकाल रहे हैं इसे, 3/2 kT से निकाल सकता है वो चीज। थर्मल जब ऐड हो गया तो वो टेम्परेचर वाली फीलिंग आ गई ना कुछ, और टेम्परेचर एनर्जी का कुछ इस तरीके से रिश्ता पता है हमें, तो ऐसे सोचना होता है हमें। तो दैट इज द केस। ये एक बकवास सिचुएशन होती है, 1 मेगावाट से मेगावोल्ट से एक्सेलरेट कर दी, हमें जानने की जरूरत नहीं है, आएगा तो भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात ही नहीं है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है वो एसेंशियली ऐसी कुछ सिचुएशन है। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में कुछ होता है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन खोज की थी उन्होंने। तो बेसिक सिचुएशन ये थी कि भाई इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास किया था ताकि क्यूई क्यूवीबी के बराबर हो जाए। क्यूई क्यूवीबी के बराबर तो स्टेट जाता है वो, और फिर वहां से क्यू बाई एम की वैल्यू अगर आप निकालोगे, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई किया, तो क्यू बाई एम की वैल्यू का एक रिजल्ट बन सकता है हमारे पास, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो क्यू वी के बराबर हो जाएगा, जो वोल्टेज डिफरेंस है। तो यहां से हमें v पता चल गया, और v जो है e बाई बी के बराबर है, तो वहां से हमें ये रिजल्ट पता चल जाता है कि q बाई एम की वैल्यू का क्या रिजल्ट बन सकता है। ये मतलब याद नहीं रखता, मेरे को याद नहीं रहता है रिजल्ट, बट ये मैं फिगर आउट कर सकता हूँ इन दोनों बातों से। ठीक है, दूसरी बात मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में से रिजल्ट तो कोई याद नहीं रखने वाले होते हम लोग, बस इसमें एक चीज समझनी होती है, पहले ग्रेविटी में गिर रहा होता है वो, तो वो जो हमारा उसका विस्कोसिटी वाला एक रिजल्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2r² d माइनस रो बाई रो जी अपॉन 9 ईटा। ठीक है, उस टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो रिजल्ट है हमारा, उस टर्मिनल वेलोसिटी वाले रिजल्ट से हम लोग देख सकते हैं, एक बार नीचे गिर रहा होगा, जब ऊपर, फिर जब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दोगे, या मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तो आप ग्रेविटेशन वाली फोर्स को ऑलमोस्ट इग्नोर कर सकते हो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पे बस 6π/r_v जो है QE माइनस mg करना चाहते हो, या QE कर लोगे, तो दैट इज वेयर हम पे से Q की वैल्यू हमें पता चल जाती है। ये तरीका हमारे पास जनरली होता है उसका क्या कहते हैं, चार्ज निकालने का। चार्ज निकलता है तो यहां से मास भी निकल जाता है। ठीक है, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का फायदा था। पेयर प्रोडक्शन में क्या कहानी थी, पेयर प्रोडक्शन में क्या था कि एक आपका फोटोन बहुत बार 2 मास पार्टिकल बना देता है, एक पेयर प्रोड्यूस कर देता है। पेयर ही क्यों प्रोड्यूस करता है, जनरली एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, फिर एक पे ऐसे स्पिन है तो दूसरे पे उल्टा स्पिन होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये वैलिड रहे। कंजर्वेशन ऑफ मास बाहर में चला गया है, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, ये सब अप्लाई करे जा रहे हैं हम लोग। बड़ा ही मुझे बड़ा ही दुख होता है करते हैं, बट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ओके, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, एंड देन इवेंचुअली बस इसमें एक सिचुएशन ये है कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका नाम क्या होता है, पॉजिट्रोनियम। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो एक पेयर प्रोड्यूस होता है हमारे पास, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि एक फोटोन से ऐसे पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। इस पेयर की बस इसमें एक कहानी है, फोटोन की जो एनर्जी 2mc² से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तभी तो इतना मास की करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी है, उससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए ना उसकी एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाती है हमारे सामने। तो पेयर प्रोडक्शन एनर्जी टू मास कन्वर्जन है। सिमिलरली पेयर एनाइलेशन, पेयर एनाइलेशन में क्या होता है, ऐसे पेयर प्रोडक्शन में, सॉरी पेयर एनाइलेशन में क्या है कि हमारे पास एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मान लेते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, गायब हो जाते हैं, वो एनर्जी कहां जाती है, ये मास वाली एनर्जी mc², 2mc², उससे एटलीस्ट 2 फोटोन प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहां पे एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता है, 2 क्यों, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम वैलिड होना चाहिए। एक ही फोटोन प्रोड्यूस होता तो इनिशियली अगर उनका 0 मोमेंटम था तो फाइनली तो 0 नहीं हो सकता, फाइनली 0 के लिए 1 से 0 हो नहीं पाएगा ना, तो 2 से 0 हो सकता है, कैसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से 3 में प्रोड्यूस हो सकते थे। 3 में क्या होता, तीन डायरेक्शन में चले जाते, 120 डिग्री के एंगल में जा सकते थे, ऐसा कुछ हो सकता था, या फिर अलग अलग लैम्डा प्रोड्यूस हो जाते, कुछ हो जाता, मतलब ठीक है, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी थी। तो ये हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर के शॉर्ट नोट्स खत्म हो गए बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे
और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।